लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर उसके अगले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, अब आगे देखते हैं। आपने गोल ओरिएंटेड पढ़ लिया था, प्रोग्रेसिव पढ़ा दिया, मल्टी डायमेंशनल आपको पढ़ा दिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप एक्टिविटी और डायनेमिक फंक्शन, और लास्ट में होगा आपका इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो होता है ये मैनेजमेंट के क्या दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। उसके अंदर गोल ओरिएंटेड आपने पढ़ लिया, परवेसिव आपने पढ़ लिया, मल्टी डायमेंशनल पढ़ लिया, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप एक्टिविटी और डायनेमिक फंक्शन। इन तीनों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूं इन तीनों का, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए, पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे होता है? Every organization is established to achieve some goal. Goal are the basic reason for the existence of the organization. कोई भी बिजनेस या कंपनी स्टार्ट की जाती है उसके पीछे ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई गोल होता है, इसलिए ही बनाई जाती है। बिना गोल के कोई कंपनी नहीं बनाई जाती। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गोल्स, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग गोल्स होंगे। मैनेजमेंट यूनिट्स एंड कंबाइंस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। अब एक कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं कोई एक काम करेगा, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्या किया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके और उनको एक साथ एफर्ट डाल के गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ और रिटेल स्टोर मे बी इंक्रीज सेल्स। किसी रिटेल स्टोर का जो गोल हो सकता है सेल्स को इंक्रीज करना हो, बट द गोल ऑफ अ स्कूल इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। और किसी स्कूल का जो गोल होगा क्या होगा, बेटर से बेटर एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना। वहीं दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट एक परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही लग रहा है। मैनेजमेंट इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल। बोल रहा है मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको बिजनेस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल फिनोमेना है, क्योंकि इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बिजनेस में लगा रहे हो, कि आपके घर में भी मैनेजमेंट लगता है, स्कूल में भी लगता है, हॉस्पिटल में भी लगता है, क्लब में भी लगता है। कैसा भी छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बिजनेस हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस हो या कोई इवेंट ही हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। The use of management is not restricted to business firm only. It is applicable in profit making, non profit making। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका मैनेजमेंट है सिर्फ बिजनेस में ही रिक्वायर्ड हो, ये हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो प्रॉफिट बना रहे हो आप, चाहे ना बना रहे हो। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब, हाउस हैज टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। मैनेजमेंट के द्वारा ही ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, उसमें आपको बताया था, दो पार्ट में बताया था। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट में एक तो वर्क को संभाला जाता है, दूसरा मैनेजमेंट में पीपल, क्योंकि उस वर्क को करने के लिए लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, कोई एक काम नहीं होता मैनेजमेंट में कई काम होते हैं, जिसमें दो आपको यहाँ पे शो किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कि मैनेजमेंट के अंदर पहले तो वर्क को मैनेज किया जाता है और फिर उस वर्क को करने वाले लोगों को मैनेज किया जाता है। वर्क और लोगों को एक साथ टुगेदर मिलाया जाता है, तब मैनेजमेंट बनता है। मैनेजमेंट ऑफ और ऑपरेशन, और इन दोनों को मिला के क्या किया जाता है, कोई जो एक गोल होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो मैनेजमेंट का क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज कर दिया खत्म। मैनेजमेंट जब तक आपकी बिजनेस यूनिट जिंदा है तब तक मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आज आपने प्रॉफिट कमा लिया और कल नहीं कमाओगे। अगर आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आज आपने मैनेजमेंट संभाला तभी प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर कल आप प्रॉफिट कमाने के लिए फिर से काम करोगे तो काम को करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप घर में जो है एक दिन काम होगा, अगले दिन काम नहीं होगा, अगले दिन भी काम होगा तो फिर दोबारा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये डेली यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका नया है, अब यहां से आप न्यू पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसकी रिवीजन थी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक
ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि एक सिंगल आदमी मैनेजमेंट थोड़ी करेगा, क्या जरूरत है, सिंगल आदमी अगर काम ही कर रहा है तो वो क्या मैनेजमेंट करेगा, उसको खुद को ही काम करना है। मैनेजमेंट कहाँ लगता है, जब लोगों के द्वारा मिलकर काम किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं, किसी का काम होता है प्रोडक्शन करना, किसी का काम होता है सेल करना, किसी का काम होता है पैकिंग करना, किसी का काम होता है रॉ मटेरियल लाना, मतलब अलग अलग काम होते हैं। इन सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना है, इनके काम को मैनेज करना है, क्या है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीपल हु वर्क एज ग्रुप। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ ग्रुप काम करते हैं। एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और इन सारे लोगों को डायरेक्ट किया जाता है, क्या, जो एक सिंगल गोल होता है, कॉमन गोल होता है कंपनी का, उसको अचीव करने के लिए इन सारे लोगों को मैनेज किया जाता है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब किसी भी कंपनी में कोई बंदा काम करने के लिए ज्वाइन करता है तो उसको खुद का डिफरेंट इंडिविजुअल जो उसका पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एक कंपनी का जो कॉमन पर्पस होता है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि एक इंडिविजुअल का खुद का पर्पस भी पूरा हो, साथ के साथ जो बिजनेस का पर्पस है वो भी पूरा हो, इसलिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल। हर किसी के पर्सनल गोल अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको किसके टुवर्ड्स काम करना पड़ता है, कंपनी के कॉमन गोल के टुवर्ड्स काम करना पड़ता है, और कंपनी के कॉमन गोल के टुवर्ड्स काम करवाना ही मैनेजमेंट है। समझ गए। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, इसमें काफी सारे स्टेप होते हैं। मैनेजमेंट मस्ट मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। मैनेजमेंट जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आता है ऐसे ऐसे जो मैनेजमेंट के स्टेप उनमें भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्स में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं, और अदर एक्टिविटीज जो भी हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा ऐसे ही मैनेजमेंट बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को और एक्टिविटीज को चेंज करता है, इसलिए क्या है, डायनेमिक है। To be successful, an organization must change itself and its goal according to the need of the environment। और एक सक्सेसफुल बिजनेस या कंपनी के लिए जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है ऐसे ऐसे उस बिजनेस और कंपनी को या यूनिट को अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना होता है। अगर वो नहीं कर पा रही इसका मतलब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस या यूनिट नहीं बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, देखो मैकडोनल्ड्स दिखा रहा है, मैकडोनल्ड मैकालू टिक्की बर्गर, मैकालू टिक्की बर्गर, ये बर्गर वगैरह इंडिया में कभी नहीं चलते थे, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में आके क्या किया है, पैर जमा लिए हैं, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। बर्गर कभी भी हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होता था, हम लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। बर्गर के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, बन यूज़ हो रहा है, ब्रेड। ये ब्रेड 2-3 दिन पहले बनाई जाती है, उसके बाद आपको सर्व की जाती है। क्या कभी आपने देखा कि आपके घर में 2-3 दिन पुरानी रोटी आपके घर वाले आपको सर्व कर रहे हैं? नहीं, ऐसा होता है कभी कि 2 दिन पुरानी रोटी। लेकिन ये जो बर्गर में बन यूज़ किया जाता है, इसके अंदर जो ब्रेड यूज़ की जाती है, ये कम से कम 2 से 3 दिन पहले बनाई जाती है। हाँ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो ताज़ी खाई जाए वही शरीर के लिए अच्छी है, रखी हुई चीज अच्छी नहीं होती। आपके घर, आप भी घर में खाना खाते होंगे, आपकी मदर कभी आपको सुबह की बनी हुई रोटी शाम को नहीं देती होंगी, क्योंकि उन्हें पता है बासी रोटी खाने से हेल्थ खराब हो सकती है। तो आप बाहर जस्ट आपके थोड़े से टेस्ट के लिए बासी चीजें क्यों खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं। आज तो जो आपको जुबान टेस्ट दे रही है 2 मिनट के लिए, वो फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है आपके लिए। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा बाहर जा रहा है। ये कंपनियां बाहर की कंपनियां, आपकी इंडिया के अंदर पैसा डेवलप नहीं हो रहा है, और बाहर की कंपनियों का एक ही मोटिव है, सिर्फ पैसा कमाना, उनको आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अच्छा खाएं, स्वच्छ खाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि बर्गर जैसी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आपका खान पान खराब है तो इतनी अच्छी नॉलेज और इतना अच्छा पैसा कभी काम नहीं आएगा जब आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ सिर्फ आपकी अच्छे खाने से ही सुधर सकती है। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, स्वस्थ रहें। चलिए देखिए, मैकडोनल्ड द फास्ट फूड जाइंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। इट इज ऑफर द आलू टिक्की बर्गर। मैकडोनल्ड क्या था कि पहले ये क्या था, चिकन बर्गर वगैरह बनाते थे,
अब इन्होंने क्या किया कि इंडियन मार्केट में आ गए, इंडियन मार्केट में वेजिटेरियंस भी ज़्यादा हैं, तो इन्हें एग्जिस्ट करने के लिए उन्होंने चेंज किया, इनके खुद के मेन्यू में उन्होंने आलू टिक्की को भी डाला। अगर आलू टिक्की नहीं डालते तो सिर्फ एक पोर्शन ही होता है इनके कस्टमर का, जो नॉनवेज खाते थे वही खाते, बाकी लोग नहीं खा पाते, फिर इनकी मार्केट बड़ी नहीं होती। इन्होंने अपनी मार्केट बड़ी करने के लिए वेजिटेरियन लोगों के लिए आलू टिक्की का ऑप्शन भी रखा। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को चेंज किया, इसलिए वो एक सक्सेसफुल यूनिट बन पाए। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है, मतलब मैनेजमेंट आपको दिखेगा थोड़ी, लेकिन मैनेजमेंट चल रहा है, यानी कि आपकी चीजें मैनेजमेंट के थ्रू ही हो रही हैं, टाइम से आप गोल्स को अचीव कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है जो दिखाई नहीं देता है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को फिजिकली देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। कैसे कि आपने एक वर्कर को गोल दिया, शाम को तुझे इस काम को कंप्लीट करना है, तो उसने शाम को इतने समय तक उस गोल को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन एप्लीकेबल हुई, काम पूरा हो गया। तब आपको मैनेजमेंट दिखा नहीं, लेकिन उसको जो डायरेक्शन दी गई थी इस इतने टाइम तक काम कंप्लीट करने की, उसने उसको कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। मैनेजमेंट वर्क नहीं करता तो वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता। The presence of management can be felt by seeing the order lines and coordination in the working environment। जो मैंने आपको बताया कि जैसे ऑर्डर लाइन या तो कोई काम दिया गया, वो काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टारगेट आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, यानी कि जैसा प्लान बनाया गया था वैसे ही अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो इसका मतलब मैनेजमेंट काम कर रहा है। Employees are happy and satisfied and there is a order line instead of chores। बोल रहा है कि जब आपके एम्प्लॉयज बहुत खुश रहें, अच्छे से काम कर रहे हैं, जो उनको डायरेक्शन दी गई है, टाइम दिया गया, उसके अंदर कंप्लीट कर दे रहे हैं सारी चीजें, तो इसका मतलब आपका एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक आप पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक, अब आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के ऑब्जेक्टिव है वो, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब बिजनेस या कंपनी, उसके जो मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादातर क्या आता है, प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स उस बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है वो। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहा है उसके खुद के पर्सनल भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आर एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड। बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड होते हैं जिसके लिए कंपनी काम कर रही होती है। द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। बोला है मैनेजरियल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं हम। पहला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस, जो भी कंपनी, जो भी यूनिट है, उसके खुद का भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में रखा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वही होता है, क्योंकि बिजनेस को पहले अपने खुद का जो मेन पर्पस है उसको अचीव करना होगा। दीज ऑब्जेक्टिव एम एट द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोस्पेरिटी यानी पैसा कमाना, वेल्थ कमाना, और ग्रोथ अचीव करना। Organization generally it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true। ज्यादातर माना जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट ये हर केस में सच नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्शनल होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। समझ गए आप? जैसे एनजीओ मान लीजिए, और एनजीओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वर्क करना। ठीक है, द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरिया विच रिड्यूसेस कॉस्ट, ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट
प्रोस्पेरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। बोले ज्यादातर मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि जितने भी वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट वो लगा रहे हैं उनके अंदर कॉस्ट मिनिमम हो जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो यानी कि ज्यादातर कंपनियों का जो एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या है? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर आर। 3 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैनेजर के लिए मैनेजमेंट में? ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या? पहला, सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अगर न्यू यूनिट है तो ये इतने लेवल तक का काम कर पाए कि वो बिजनेस को सर्वाइव कर पाए, बिजनेस डूबे ना और कंपटीशन के अंदर रह पाए। क्योंकि मार्केट के अंदर काफी और कंपनियां, उनके साथ compete करना, सर्वाइव करना ही पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द मैनेजर। पहले जब यूनिट नई नई होती है तो पहले लेवल पे जो बिजनेस होता है उसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना सीख जाए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट होता है। क्योंकि वो सर्वाइव करना सीख गए उसके बाद उसको क्या करना होता है कि जितनी भी कॉस्ट लग रही है और जितना भी बिजनेस में रिस्क है उसको कवर करने के लिए उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव, द ग्रोथ, द बिजनेस organization must grow and expand its activity. The success of an organization is measured by the growth rate and growth is measured in the term of sales, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। बोला प्रॉफिट बनाने के बाद आपने 1 साल प्रॉफिट बनाया, 2 साल बनाया, लेकिन बिजनेस काफी सालों तक चले उसके लिए उसकी ग्रोथ को डेवलप करना जरूरी है। और ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है? ग्रोथ को मेजर किया जाता है किस रेट में? इन टर्म्स ऑफ सेल्स। या तो सेल्स बढ़नी चाहिए तो ग्रोथ मानेंगे, या आपकी कंपनी की ब्रांचेस बढ़नी चाहिए हम उसको ग्रोथ बोलेंगे, या आपके प्रोडक्ट्स बढ़ने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने चाहिए। इन सबको हम ग्रोथ बोलते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं बढ़ रहा तो हमें ग्रोथ नहीं। इस साल भी अगर आपने 200 यूनिट सेल की और अगले साल भी 200 यूनिट सेल की, इसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे। इस साल भी आपकी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, अगले साल भी 100 वर्कर कर रहे हैं, इसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट बेशक आप बना रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं बोलेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी बिजनेस या कंपनी या यूनिट अगर किसी सोसाइटी में एस्टेब्लिश है तो सोसाइटी के टुवर्ड्स भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट बनाती रहे और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती रहे जिससे सिर्फ प्रॉफिट तो बने लेकिन सोशल वेलफेयर ना हो रहा हो, या फिर सोशल वेलफेयर के अपोजिट उनका क्या हो रहा हो? नुकसान हो रहा हो, सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो, कुछ एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा हो। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर कोई भी कंपनी, यूनिट या बिजनेस को कमिटमेंट देनी होती है कि वो अपनी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर वो कंपनी है उसके लिए भी डेवलपमेंट करेगी। डेवलपमेंट के नाम पे वो स्कूल, कॉलेजेस, आपका हॉस्पिटल्स, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उन चीज़ों को डेवलप करती है। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव आर, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। और पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी उसको बहुत बढ़िया क्वालिटी में रीजनेबल प्राइस पे दे, तो वो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी। सिविक्स एक्टिविटी के अंदर मैंने बता दिया आपका स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज ये सब आ जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को भी डेवलप करे। ये आपके सिविक्स वेलफेयर की तरफ, सिविक्स की तरफ दिखाता है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और इकोनॉमिक वेल्थ की जनरेशन भी होनी चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक वेल्थ की जनरेशन कैसे होगी? वो अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, तभी इनकम और जनरेशन या वेल्थ जनरेट होगी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि ऐसे मेथड ही यूज करें प्रोडक्शन के जिससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये भी एक सोशल वेलफेयर ही है। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अपने बिजनेस या यूनिट के थ्रू ऐसे प्रोग्राम शुरू कराए जाएं जैसे हेल्थ प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम या ट्रेनिंग वगैरह, जिससे कि सोसाइटी में डेवलपमेंट बढ़े। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उनके लिए क्या है, एक तरीके से किसी भी एम्प्लॉय को क्या चाहिए? अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, इज्जत चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। देखिए, एज एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड
मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो अपने काम को लेके, ठीक है, तो मोटिवेटेड हो, तो होता क्या है कि वो जो उसका पार्टिसिपेशन है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर वो बहुत अच्छे से करता है, जिससे कि बिजनेस के गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो क्या होते हैं? पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में सैलरी के लिए जैसे इंसेंटिव रख दिया गया। अब इंसेंटिव सैलरी के ऊपर से मिलता है, तो जो अच्छा काम करता है उसे इंसेंटिव दी जाता है। सैलरी सबको मिलेगी, लेकिन जिसने अच्छा काम किया उसे इंसेंटिव भी मिलेगा, यानी कि उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी होगी, जिससे कि बंदा अच्छे से अच्छा काम करेगा, और अच्छे से अच्छा काम करने में उसकी खुद की सैलरी बढ़ेगी, यानी पर्सनल ग्रोथ तो हुई, और कंपनी का गोल अचीव करने में भी आसानी होगी। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको ट्रेंड करना, अलग अलग हेल्थ या सोशल या फिर आपके एजुकेशन प्रोग्राम कराना, जिससे कि उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो। पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब ये होगा कि जहाँ पे एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसके साथ वाले कलीग से, कोवर्कर से रिस्पेक्ट मिले। यानी कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि हर वर्कर को रिस्पेक्टफुली वो काम कर पाए और यूनिट के अंदर ऐसा ना हो कि उसे लगे कि वो सिर्फ काम करना है, मजदूर है। उसको अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले ताकि खुश होके बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाए। सोशल रिकग्निशन, और ऐसा भी होना चाहिए कि आप कंपनी के अंदर बेस्ट वर्कर ऑफ द मंथ दें, बेस्ट वर्कर ऑफ द वीक दें, बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर दें, जिससे क्या होता है सोशल रिकग्निशन, यानी कि सोशली रिस्पेक्ट भी मिलती है, जिससे बंदा मोटिवेटेड होता है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, और गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है वहाँ सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, अगर सैनिटेशन का ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ प्रोग्राम किए जा रहे हैं बार बार, तो उसको भी फील होगा कि कंपनी उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है, जिससे कि मोटिवेट होकर वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम करेगा। दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे रिमेनिंग जो टॉपिक हमारे रह गए, और आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया एक बार रिव्यू आप ले लीजिए। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ ली, मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, फिर हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट के क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, डायनेमिक फंक्शन, और इंटेंजिबल, मैनेजमेंट क्या है इंटेंजिबल फोर्स होता है। उसके अंदर आपने इनको डीपली पढ़ा विद डेफिनेशन। फिर आपने पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपने इनको डीपली पढ़ लिया। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में करेंगे। आप मुझसे जुड़े थे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे बच्चों की सहायता कर रहे हैं जो कि असमर्थ है अपने खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाने में। तो आप सभी के आसपास अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप हमारे चैनल उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था 12th क्लास की बिजनेस स्टडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी इन चीज़ों की रिवीजन करके आएँ और कमेंट्स में अच्छे अच्छे डाउट पूछें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को और अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके एजुकेटर की तरह हर जगह खुशियां फैलाते रहिए।